मैं तो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश की बच्चियां अपनी परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरी जिले नहीं जा पा रही हैं, तो डूब मरो देश के गृह मंत्री, अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाते। वीरता का स्थायी भाव है उत्साह। अगर युद्ध में उतरता हुआ सैनिक केवल क्रोध से भरा हुआ है तो मारा जाएगा। आप दंगा करने नहीं आए हैं, भले ही धर्मेंद्र प्रधान आपको कितनी बार दहशतगर्दों की बी टीम कहे, आपको पता है कि आप नहीं। दहशतगर्दों की बी टीम नहीं है, मुझे बताइए कि आखिर क्यों आपके माता पिता ने नीट की कोचिंग के लिए, यूपीएससी की कोचिंग के लिए, एसएससी की कोचिंग के लिए आपको कोटा भेजा, दिल्ली भेजा, जहां पर आप किराए के गड़बे नुमा घरों में रहकर तैयारी करते हैं, कोचिंग की फीस दी और तमाम पैसा खर्च किया, जो कि कुल मिलाकर 3.5 लाख करोड़ हो जाता है इकट्ठा हर साल। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि एक बात उन्हें ये बात होप है, ये उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को तोड़ेंगे, इसे फोड़ेंगे और अपना भविष्य बेहतर करेंगे। लेकिन इसमें एक और उम्मीद शामिल है, बल्कि एक भरोसा, एक ट्रस्ट शामिल है, उसे समझिए। उन्हें ये भरोसा है, या कमजोर सही पर अभी भी है, कि ये बॉडीज, ये यूपीएससी, ये सिलेक्शन कमीशन, ये एनटीए जो एग्जाम करेंगे, वो एग्जाम एक सुचितापूर्ण एग्जाम होगा। उस एग्जाम की एक सैंक्टिटी होगी। उन्हें इस बात पर भरोसा है कि जब आप ये परीक्षा दे रहे होंगे, तो अगर आपने मेहनत ठीक से की है और परीक्षा को ठीक से उत्तर दिया है, तो आपका चयन हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? और मैं अपना हमेशा से कहता रहा हूं, इनफैक्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज बॉडीज, whether constitutional bodies like UPSC or statutory bodies like SSC or executive bodies or even क्या बोलेंगे, एनटीए आपको मालूम है, it's only a society under the society's registration है, वो ना कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी है, इवन एग्जीक्यूटिव भी नहीं है ठीक से। ठीक है, ये बॉडीज आपके फेथ इन द रिपब्लिक, इस गणतंत्र में आपके भरोसे की कस्टोडियन है। इनका काम सबसे अच्छे स्टूडेंट्स चुनना नहीं है, उससे ज्यादा अहम काम इनका ये है कि जो भरोसा इस देश ने, इस समाज ने इन बॉडीज में किया रखा है, वो उस भरोसे को इंटैक्ट रखे। They are supposed to be custodian of faith of the general masses in these bodies, क्योंकि ये masses, या आप लोग, आप युवा इस परीक्षा के लिए अपना पसीना इसलिए बहाते हैं क्योंकि आपका भरोसा इस गणतंत्र में है। इस गणतंत्र में जब बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, तो उसमें लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक रिपब्लिक होंगे। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी आनुवंशिकता से नहीं होंगे कि राजा का बेटा राजा। ये मामला केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों तक नहीं जाना था, ये मामला देश के हर पद तक जाना था। संतरी से लेकर मंत्री तक हर पद के लिए सपना लेने का हक इस देश में, इस गणतंत्र में हर एक व्यक्ति के पास, इफ अदरवाइज एलिजिबल, बराबर का हक है। उसकी जाति से तय नहीं होगा, उसके धर्म से तय नहीं होगा, उसके परिवार से, उसकी लैंगिकता से, उसके धर्म से, किसी बात से तय नहीं होगा। केवल इस बात से तय होगा कि इस गणतंत्र के हिसाब से सबको बराबर हक था, और एक न्यूट्रल बॉडीज थी जिन्होंने इंश्योर किया कि अगर इन लोगों ने पर्याप्त मेहनत की है तो उन्हें ये हक उन्हें मिलेगा। जब पेपर लीक होता है तो ये भरोसा छिनता है। You were supposed to be the custodian of our faith in the republic. The moment a paper leak happens, आप सब लोगों से ये भरोसा छीनते। इसमें हर पद
हर पद पर ये लागू होता है। एज ए टीचर हम लोग यूनिवर्सिटी में इस बात को समझाते हैं अपने विद्यार्थियों कि आप क्लासरूम से लेकर और सड़क तक लगातार इस बात के लिए सतर्क रहेंगे कि संविधान ने जो जो हक आपको दिए हैं उनमें से किसी हक पर हकमारी ना हो, डकैती ना हो। लेकिन इस तरह की बॉडीज जब खड़ी होती हैं और वो बॉडीज ये इंश्योर करने की कोशिश करती हैं कि जो जायज जिसको मिलना चाहिए वो ना मिले, तब दरअसल आपका हक छिनता है। और जब मेरे विद्यार्थियों का हक छिनता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हूं। सोच कर देखिए इस भरोसे के बारे में। आप नीट के लिए खास तौर से चिंतित हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। मणिपुर में नीट का रीनीट जो हुआ है अभी संडे को, उस एग्जाम के लिए एक बच्ची जो कि कुकी समुदाय से आती थी, उसका सेंटर उस इलाके में पड़ा जो कि मैतेई समुदाय के सेंटर पड़ जाता है। आप जानते हैं इसी देश के अंदर एक ही राज्य के दो हिस्से हो गए। एक तरफ के लोग दूसरी तरफ जाने में डरते हैं। उन्हें इस बात की सुरक्षा की चिंता है कि अगर वो यहाँ से उठ के वहां गए तो वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये हमारे देश में हो रहा है, हमारे गणतंत्र में हो रहा है, जिसमें हमारे पास बाकायदा स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार के तौर पर, कि हर व्यक्ति को देश में कहीं भी जाने का हक होगा। वह बच्ची जो कि कुकी समुदाय से आती है, उसका सेंटर उस इलाके में आ गया जिसे मैती समुदाय का इलाका कहा जाता है, और देश उसे ये आश्वासन नहीं दे सका कि अगर आप ये उस सेंटर में जाके परीक्षा देंगे तो हम सुनिश्चित करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है। नागरिक होने के नाते उस लड़की से माफी नहीं मांगनी चाहिए 24 घंटे के लिए कि हमारा हक था मेरी बच्ची कि हम तुम्हें एक ऐसा देश देंगे जिस देश में मणिपुर तो छोड़ो, मणिपुर से दिल्ली, मणिपुर से केरल, मणिपुर से कश्मीर, तुम जहां जाना चाहो जा सकोगी, तुम सुरक्षित रहोगी। हम उसे ये हक नहीं दे पा रहे। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे देश की बच्चियां अपनी परीक्षा देने के लिए एक जिले से दूसरी जिले नहीं जा पा रही हैं। तो डूब मरो देश के गृह मंत्री, अगर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल ये है कि नीट की इस परीक्षा में इस एक विद्यार्थी का सवाल क्या ये कहकर मटियाया जा सकता है कि एक ही स्टूडेंट तो है? नहीं मटियाया जा सकता। काम की बात है, ध्यान रखिएगा कि देश में जब किसी एक भी व्यक्ति का हक छिनता है तो तमाम लोगों के हक पर संकट आता है। कोई भी अकेला नहीं डूबता। इसलिए जब आपको नफरत की गोलियां दी जाती हैं और आपको बताया जाता है कि एक पार्टी की बाकायदा अल्पसंख्यक मोर्चे की महिला कहती है कि मुसलमानों को नौकरियों से बाहर कर दो, मुसलमानों को सरकारी और जो प्राइवेट नौकरियां उन्हें नौकरियां मत दो, आपको लगता है कि वो केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं? वो आपकी भी बात कर रहे हैं। अगर इस देश में कोई मुसलमान या कोई अल्पसंख्यक इसलिए असुरक्षित महसूस करता है कि उसकी पूजा पद्धति भिन्न है, तो हम पर शर्मिंदा होना चाहिए। क्या ये सवाल नीट के सवाल से अलग है? नहीं है। जब तक आपको ये सिखाया जाता रहेगा कि ये सवाल आपके सवाल किसानों के सवाल से अलग है, जब तक आपको ये बताया जाता रहेगा कि आपके सवाल स्त्रियों के सवाल से अलग है, आपके सवाल अल्पसंख्यकों के सवाल से अलग है, यकीन मानिए आप कभी भी अपने सवालों के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि गणतंत्र एक व्यक्ति के लिए नहीं बचता। गणतंत्र को अगर बचना होता है, लोकतंत्र को अगर बचना होता है, तो पूरे समाज के लिए, पूरे नागरिकों के लिए होना होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सवाल हम पर भी उठता है। एक छोटी सी बात,
हालांकि इनमें से बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने नंदिता मैम से सीखा है और उनसे कुछ जूनियर हुई यूनिवर्सिटी में, इसलिए कहीं तो धृष्टता ही जाएगी, लेकिन मौका मिला है। और कई बार सोशल मीडिया आपको बेमतलब की ताकत भी दे देता है। आपको लगता है कि आपको 5 बिलियन लोग सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए आपकी बात शायद सुन ले। हालांकि कह रहा हूं कि जो कुछ सीखा है नंदिता मैम से सीखा है इस मामले में। इसका संबंध इस बात से है कि हम जब नागरिक अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, शिक्षक हो, इसलिए ये दावा नहीं कर सकता कि जो भी बातें कहूंगा मीठी मीठी कहूंगा। मैंने अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे मेरी स्थिति सब स्पष्ट हो जाती है। लेकिन पिछले 2-2.5 दशकों से लगातार इन आंदोलनों में, इन प्रतिरोधों में शामिल रहा हूं। उसके चलते प्रोटेस्ट लिटरेसी की बेसिक सी समझ पैदा हुई और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आंदोलन पहला आंदोलन होगा। काफी लोग हैं, तो थैंक यू फॉर सेइंग इट। तो अगर ये बात थोड़ी सी कड़वी लगे या लगे कि नहीं सर, जो बात हमने कही थी आप नीट पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जरूरी बात, क्योंकि अभी अभिषेक से बात हो रही थी, आशुतोष से बात हो रही थी, वे जानना चाहते थे कि सर आप तो इस तरह के आंदोलनों में रहे हैं, आपको इस आंदोलन में क्या और चीज ऐड करने की जरूरत लग रही है। उस लिहाज से कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये बात समझ में आती है कि आप या आपके परिवार में कोई इस परीक्षा में बैठा होगा या आपका निकट कोई इस परीक्षा में बैठा होगा और उसके साथ जब ऐसा हुआ तो आपको क्रोध आया होगा, आप में आक्रोश पैदा हुआ होगा और आपका जो उम्र है उसमें आपको लगा होगा कि सारी दुनिया को उलट पुलट कर दे। एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप एक आंदोलन में उतरते हैं तो आपने निजी तौर पर जो पाया खोया, निजी तौर पर जो आपको क्रोध आया, निजी तौर पर जो आप पे आग लगा देने की हिम्मत आई या इच्छा आई, वो मैटर नहीं करती। एक समय के बाद आपको, जब आप इस तरह के नागरिक प्रतिरोध में शामिल होते हैं, और नागरिक प्रतिरोध में शामिल होना चॉइस नहीं है, ध्यान रखिएगा, नागरिक प्रतिरोध में शामिल होना आपका दायित्व है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए और आपने अभिजीत पर कोई एहसान किया या विजेंद्र चौहान यहाँ पर आए और उन्हें लगे कि उन्होंने विद्यार्थियों पर कोई एहसान किया। ये मेरा दायित्व है, नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व है, नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है। लेकिन इस दायित्व में कुछ और दायित्व शामिल होते हैं, इसे समझिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रतिरोध, यूं मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उस एनालॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप समझ पाए कि नागरिक प्रतिरोध के जो स्थल होते हैं वह लोकतंत्र में एक तीर्थ की तरह होते हैं और आपको उस तीर्थ की शुचिता समझनी चाहिए। अगर आप उस तीर्थ की शुचिता समझने की स्थिति नहीं रखते तो फिर आइए, 4 नारे लगाइए और चले जाइए, आपका समर्थन होगा। लेकिन अगर आप वाकई इसे लक्ष्यों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ बेसिक सी चीजें प्लीज गांठ बांध लीजिए। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि क्रोध प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। हिंदी का शिक्षक हूं, जिन लोगों को स्थायी भाव नहीं पता, समझ लीजिए हर रस का एक स्थायी भाव होता है। इसका मतलब उसका केंद्रीय मेन थीम है। When we talk about anger, anger is not the central theme in democratic protest. It is not. क्योंकि एंगर किसकी थीम होती है? एंगर दंगों की थीम होती है। आप दंगा करने नहीं आए हैं, भले ही धर्मेंद्र प्रधान आपको कितनी बार दहशतगर्दों की बी टीम कहे, आपको पता है कि आप नहीं। अगर आपको ये पता है कि आप दहशतगर्दों की बी टीम नहीं है, तो आपको ये भी पता है कि ना तो नफरत, ना क्रोध, इवन शत्रु के खिलाफ भी न नफरत न क्रोध, ये आपके प्रतिरोध का स्थायी भाव नहीं है। सही बात है सर। आप पूछेंगे सर फिर स्थायी भाव है क्या?
हम किस जोश किस भाव से आए। हिंदी का शिक्षक हूं, फिर से वही जाऊंगा, वीरता है। और वीरता का स्थायी भाव कौन जानता है क्या होता है? वीरता का स्थायी भाव है उत्साह। आप ठीक वैसे जैसे कि कोई युद्ध में उतरता है सैनिक, अगर युद्ध में उतरता हुआ सैनिक केवल क्रोध से भरा हुआ है तो मारा जाएगा। अगर वो उत्साह से भरा हुआ है तो उसका दिमाग ठिकाने पर होगा और उसे पता होगा कि कौन शत्रु है, कहां शत्रु। क्योंकि ये वैसा युद्ध नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं कि शत्रुओं की यूनिफॉर्म दूसरी है और आपकी यूनिफॉर्म दूसरी। आपको नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है, लेकिन उत्साह वह चीज है जो आपको आदि से अंत तक लेकर जाती है। उसे थामे रखें। क्या इसका मतलब यह है कि हम मायूस होकर, निराश होकर, एकदम मुर्दनी से भरे हुए चेहरे के साथ संघर्ष कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके संघर्ष में वो जोश आपके चेहरे पर होना चाहिए और आपके अंदर वह उत्साह दिखाई देना चाहिए और आप में प्रसन्नता देखनी चाहिए। नंदिता मैम ने एक बार मुझे बताया था कि प्रोटेस्ट जो है, डिसेंट जो है, वो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। आप समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र में जो उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है प्रतिरोध। उसके अंदर संगीत होना चाहिए, उसके अंदर नृत्य होना चाहिए, उसके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके अंदर सहभाव होना चाहिए।